हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, आधुनिक भौतिकी। इससे पहले अपने रे ऑप्टिक्स पढ़ा, वेव ऑप्टिक्स पढ़ा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा। ठीक, सब में किसकी बात करी? लाइट की बात। लाइट आ रही है, टकरा रही है, जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारी चीजें बात करी। अगला चैप्टर भी इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, लाइट के बारे में। ठीक, तो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स अंग्रेजी में कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक, इस चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली बात, मॉडर्न फिजिक्स सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है पूरी 11th और 12th का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी में से पूछे जाते हैं तो वो मॉडर्न फिजिक्स होता है। आसान भी होता है, आराम से करे भी जा सकते हैं अगर थोड़े बहुत भी कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो आसान चैप्टर होता है मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं थर्मल फिजिक्स से, थर्मोडायनेमिक्स के, टीजी और वहां से। क्लियर बात है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। तो मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, यानी इसके कौन कौन से भाग पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। पहला भाग अपन जो पढ़ते हैं वो होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश वैद्युत प्रभाव पहला ये पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे मैटर वेव्स, पदार्थ तरंगे। ठीक, तीसरा पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं आप, परमाणु संरचना। वैसे ये भी पढ़ चुके होंगे आप केमिस्ट्री में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव 11th के अंदर। नहीं पढ़ा तो कोई। फोर्थ नंबर पढ़ते हैं एक्सरे, थोड़ा बहुत नाम सुना होगा, पढ़ेंगे अब। पांचवा आता है रेडियो एक्टिविटी, या न्यूक्लियर फिजिक्स कहें तो नाभिकीय भौतिकी। अगला चैप्टर होता है रेडियो धर्मिता। रेडियो धर्मिता समझ आए इससे? तो ये चैप्टर हमें पढ़ने हैं। इसके 6 पार्ट हैं जो कि हमें अलग अलग स्टेप वाइज पढ़ने हैं। तो आप समझ चुके होंगे, लगभग महीने से ऊपर चलने वाला चैप्टर है ये। ठीक, तो ये 6-7 चैप्टर क्लियर करने हैं अपन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सही ढंग से समझे और ये आप नोट डाउन कर लें कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे अपन इसमें। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद होता क्या है, सिनेरियो समझते हैं पहले। देखो, अपन ने अभी तक जो पढ़ा था कि लाइट जो होती है वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है, ये अभी तक समझ नहीं आया। तो देखो, सबसे पहले इसको समझाने, लाइट को समझाने के लिए कौन आया था? तो सबसे पहले आए थे न्यूटन साहब। कौन आए थे? न्यूटन साहब। तो न्यूटन की कौन सी थ्योरी आई थी? न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, यानी न्यूटन का पार्टिकल यानी कण, न्यूटन का कण सिद्धांत। समझ इसे? न्यूटन का कण सिद्धांत आया था सबसे पहले, और उन्होंने कैसा सिद्ध किया था कि लाइट एक कण है। क्यों? क्योंकि न्यूटन साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बड़े वैज्ञानिक थे, मैकेनिक्स के स्टार माने जाते थे, क्योंकि पूरी मैकेनिक्स उन्होंने बनाया था। फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, ये वो सारी चीजें न्यूटन साहब की बनाई हुई थी। ठीक, तो उन्हें हर प्रत्येक बात में क्या दिखता था? पार्टिकल है, पार्टिकल है, पार्टिकल है। तो पार्टिकल मान के सारी चीजें प्रूफ कर दी, लेकिन कुछ चीजें वो प्रूफ नहीं कर पाए, अपवर्तन के नियम प्रूफ नहीं कर पाए, उल्टे नियम प्रूफ कर दी, इसलिए उनकी थ्योरी वहां पे फेल हो गई। तो न्यूटन साहब ने कैसा बताया था, कैसी नेचर रखती है लाइट? कण की तरंग, कण प्रकृति रखती है। न्यूटन साहब के हिसाब से जो प्रकाश है वो कण प्रकृति रखता है। समझ आए चीजें? उसके बाद आए हाइगन साहब। उसके बाद कौन आया था? हाइगन साहब। हाइगन साहब ने हाइगन प्रिंसिपल पढ़ा अपन ने वेव ऑप्टिक्स में। उन्होंने कैसा बताया? वेव नेचर हमने सारे पढ़े थे ना, वेव नेचर मान के सोल्व किए थे, वेव ऑप्टिक्स नाम ही वेव ऑप्टिक्स है। तो हाइगन साहब ने क्या मान के सोल्व किया था सारी चीजें?
वेव नेचर। तो हाइगन साहब ने लाइट को कैसा बता दिया, वेव नेचर। लेकिन उस टाइम न्यूटन साहब बड़े साइंटिस्ट थे, तो इनकी एक भी नहीं मानी गई, सबने मान लिया नहीं गलत बता रहे हैं, कण प्रकृति रखता है, तरंग प्रकृति नहीं रखता। लेकिन उसके बाद आए मैक्सवेल साहब, जो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा, तो मैक्सवेल साहब ने अगेन प्रूफ कर दिया कि लाइट भैया तरंग प्रकृति है। फिर खलबली मच गई कि एक बड़े साइंटिस्ट और ने प्रूफ किया है, इसका मतलब कुछ ने पंगा है। तो इन तीनों के बाद चौथे साइंटिस्ट आए मैक्स प्लांक। कौन आया, मैक्स प्लांक। प्लांक कांस्टेंट नाम सुना है ना आपने, तो उन्हीं की देन है। तो मैक्स प्लांक ने प्रूफ किया कि लाइट कैसी है, कण प्रकृति रखती है। कैसी, कण प्रकृति। फिर मामला गड़बड़ा गया। अब फिर आए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली की अवधारणा। उसने कहा भैया कुछ नहीं है, लाइट हमेशा द्वैत प्रकृति रखती है, और उन्हीं को द्वैत प्रकृति को मान के अपन सारी चीजें पढ़ते हैं। समझ आई इसे? तो पहले न्यूटन साहब ने क्या बताया, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन कण सिद्धांत। इनके हिसाब से क्या था, कण प्रकृति किसकी, लाइट की। लिख देता हूं आप, ठीक है, कैसे प्रकृति रखते हैं, कण प्रकृति रखती है लाइट। उसके बाद आए हाइगन साहब। हाइगन साहब ने क्या बताया था, तरंग प्रकृति रखती है। तीसरे आए मैक्सवेल साहब। कम से कम पता तो होना चाहिए क्या क्या रखते हैं, किसने क्या बताया था। इसने भी कहा तरंग प्रकृति रखती है। कल को ये क्वेश्चन पूछ लिया, हमें पता ही नहीं, अपन बड़ी बड़ी बातें कर ली, छोटी बातें पता ही नहीं। मैक्सवेल साहब ने कैसी प्रकृति बताई थी, पता ही नहीं साहब। तो तरंग प्रकृति, ठीक। उसके बाद मैक्स प्लांक, साइंटिस्ट के नाम रख रहा हूं, अब हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, ये लिखने हैं। मैक्स प्लांक ने क्या बताया था, कण प्रकृति। और उसके बाद आए थे डी ब्रोगली, ये नाम सुना होगा केमिस्ट्री में, डी ब्रोगली की अवधारणा। उसने कैसा बताया था, द्वैत प्रकृति बताया था, यानी दोनों नेचर रखती है लाइट। जरूरत के हिसाब से अपन कुछ भी मान सकते हैं, हमें जरूरत है उसके हिसाब से काम चला लेंगे, ठीक है। तो ये 4-5 कॉन्सेप्ट थे, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, नोट डाउन करें। उसके बाद अब बात करते हैं पर, ये तो बात हुई कि किसने कौन सी प्रकृति बताई, समझ एक से। उसके बाद अपन बात करते हैं जो अपने काम की चीजें हैं, वो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आता है फोटोन। कौन आता है, फोटोन। फोटोन क्या होता है, देखें होता क्या है, समझते हैं इसको। फोटोन की परिभाषा देखें तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन्हें ही फोटोन कहते हैं। फोटोन कहते हैं, ठीक। फोटोन होता क्या है, प्रकाश को माना गया कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इन छोटे छोटे कणों को क्या नाम दिया गया, फोटोन। अब फोटोन नाम दिया गया तो इसमें फोटोन को एक बार ये भी कहा गया, मतलब एक चीज ये भी हुई कि फोटोन जो है ऊर्जा के पैकेट होते हैं, यानी जो छोटे छोटे कण हैं उनके अंदर ऊर्जाएं भरी गई है। छोटे छोटे पैकेट होते हैं ना, तो फोटोन ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं। अगर आप किसी पे भेजोगे, मतलब फेंकोगे, इसका मतलब आपने उसको एनर्जी ट्रांसफर कर दी है। तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, नहीं फोटोन कहते हैं। फोटोन ऊर्जा के पैकेट होते हैं। तो ये हमारी काम की परिभाषा, नोट डाउन करें।
ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद फोटोन का संवेग, क्योंकि फोटोन क्या है, ऊर्जा के कण है, तो ऊर्जा के कण है तो इसका मतलब अगर एक दूसरे पे फेंकेंगे तो ऊर्जा ट्रांसफर करेंगे, इसका मतलब इनके पास क्या होता होगा, संवेग भी होता होगा। तो संवेग कितना होता है देखें, तो ये संवेग जो होता है इसको आपको याद रखना है। उन्होंने कहा था फोटोन का जो संवेग होता है, जिस किसी ने भी प्रूफ किया था, प्लांक साहब ने प्रूफ किया था, तो P बराबर क्या निकाला था, h बाई लैम्डा। P बराबर क्या निकल के आया था, h बाई लैम्डा। ठीक, ये डी ब्रोगली ने दिया था, किसने दिया था, डी ब्रोगली ने, क्योंकि P किसके लिए पढ़ते हैं, पर पार्टिकल के लिए, और लैम्डा किसके लिए पढ़ते हैं अपन, वेव के लिए। तो पार्टिकल भी आ रहा है, वेव भी आ रहा है, और द्वैत प्रकृति किसने बताई थी, डी ब्रोगली ने। तो इसलिए फोटोन मोमेंट, फोटोन का संवेग किसने दिया था, डी ब्रोगली ने। तो P बराबर क्या लिखा था, h बटा लैम्डा। h यहाँ पे होता है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, ठीक, और h की वैल्यू होती है 6.632 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, जो कि केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे, जूल इंटू सेकेंड। J होता है जूल, S होता है सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड इसकी यूनिट होती है। समझ एक से, लैम्डा यहाँ पे क्या है, तरंग दैर्घ्य है। समझ रही चीजें, और P हमारा क्या है, संवेग है। तो फोटोन का संवेग होता है P बराबर h बाई लैम्डा। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। फोटोन के बारे में सारी चीजें याद करने वाली है, कोई प्रूफ नहीं, हमारे सिलेबस में है। समझ रही चीजें, तो याद रखें। तो ये फोटोन का संवेग हुआ। उसके बाद बात करते हैं ऊर्जा के बारे में। किसकी ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा। प्लांक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्लांक, प्लांक के अनुसार फोटोन की ऊर्जा स्रोत की आवर्ती के सीधे समानुपाती होता है। यह होती है, प्लांक के अनुसार फोटोन की ऊर्जा स्रोत की आवर्ती के सीधे समानुपाती होती है। समझ आई चीजें, आवर्ती के सीधे समानुपाती होती है। तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, ये एनर्जी हो गया, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैं आवर्ती को इससे लिखूंगा, f से नहीं लिखूंगा, इससे लिखूंगा, इससे, ऐसे। इसको कहते हैं न्यू, क्या कहते हैं, न्यू। हरियाणा में कहते हैं न्यू केक कर रही है, वो वाला न्यू है, न्यू केक कर रही है। तो ये होता है न्यू। न्यू यहाँ पे क्या है, आवर्ती है, ध्यान रखें, ये क्या है, आवर्ती है। समझ एक चीजें, तो ये प्रोपोर्शनल न्यू होता है, इसलिए लिखा रहा हूं कि किताबों में ये लिखा हुआ मिलेगा, फिर तुम चमक करके हो यार ये क्या लिखी, ये प्रोपोर्शनल न्यू। अब जैसे समानुपाती नियतांक घटाएंगे, हमें पता है कोई ना कोई नियतांक आएगा, और वो आता है h, P बराबर h न्यू, क्योंकि h प्लांक साहब ने कहा था, इसलिए प्लांक नियतांक E बराबर h न्यू। कोई दिक्कत, h यहाँ पे प्लांक नियतांक है, ठीक है। न्यू हमें पता है V बराबर होता है f लैम्डा, लेकिन यहाँ पे तो प्रकाश की बात कर रहे हैं, प्रकाश किस साल से चलता है, c बराबर f लैम्डा से। तो f बराबर कितना आ गया, c बटा लैम्डा। तो न्यू को अपन कितना लिख सकते हैं, c बटा लैम्डा। P बराबर h c बटा लैम्डा, ये चीज पढ़ चुके हैं आप। एनर्जी आ गई h c बटा लैम्डा के बराबर। क्लियर बात है, लैम्डा यहाँ पे तरंग दैर्घ्य है, कोई दिक्कत। P बराबर निकल के आ गया h c बटा लैम्डा। इस चीज का ध्यान रखें, मिटा दे रहा हूं मैं।
कि इसकी ऊर्जा होती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये किसकी ऊर्जा है? एक फोटोन की ऊर्जा है, ध्यान रखें, लिख दे रहा हूं, एक फोटोन की ऊर्जा, ये भी लिख लें आप, एक फोटोन की ऊर्जा। अगर ज्यादा फोटोन होंगे, जितने फोटोन होंगे उससे गुणा कर देंगे तो टोटल फोटोन की ऊर्जा आ जाएगी। समझ आई चीज? एक फोटोन की ऊर्जा है E बराबर h न्यू या hc बटा लैम्डा। समझ आई चीजें? अब तुम देखो, कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन, जो कि हमारे काम की होती है। E बराबर अपन ने देखा hc बटा लैम्डा, h का मान होता है 6.632 into 10 to the power minus 34 जूल गुणा सेकंड। c का मान होता है 3 गुणा 10 to power 8 मीटर पर सेकंड। होता ही नहीं होता, तो h गुणा c का मान कितना आएगा? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 10 to power minus 26, 6 3 18, तो ये लगभग आ रहा है 19.8 into 10 to the power minus 26। ठीक, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक पॉइंट और हटा दे तो 1.98 into 10 to the power minus 25। ये hc का मान है। ठीक है, ये hc का मान आने के बाद ऊर्जा होती है hc by लैम्डा। hc का मान रखा मैंने 1.98 into 10 to the power minus 25 डिवाइड बाय लैम्डा। ये लैम्डा भी किसमें चल रहा है? मीटर के अंदर। किसके अंदर? मीटर के अंदर। तो लैम्डा जब मीटर में हो hc की वैल्यू ये पुट करेंगे तो एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अपने जो क्वेश्चनों में दिया होता है, क्वेश्चनों के अंदर जो दिया होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर दिया होगा। ठीक है, तो कैसे देखो, अपन इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये एनर्जी किसमें आई अभी? जूल के अंदर। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर ये ऊर्जा है, पोटेंशियल यानी विभव को जब चार्ज से आवेश से गुणा करते हैं, विभव को जब आवेश से गुणा करते हैं क्या बनती है? विद्युत स्थितिक ऊर्जा। इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा आपने, पोटेंशियल इनटू चार्ज, और ये बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन बराबर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर दिस इनटू जूल। समझ आए इसे? अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, इस चीज को समझें। परिभाषा लिख दे रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को के आवेश को एक इकाई विभव से त्वरित करने के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। समझ ऐसे? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को एक इकाई विभव से त्वरित करने के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए होती है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। समझ आई चीजें? क्लियर बातें? यानी चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होना चाहिए और v का मान भी कितना होना चाहिए? 1। v का मान 1 ले लो, इसका मान इतना होता ही है, और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आता है? जूल आता है। समझ आई चीजें? तो ये चीज लिखती है, नोट डाउन कर लें आप। अपन आगे बढ़ते हैं, अपने जो काम की चीजें उस पर बढ़ते हैं। तो ये परिभाषा आप लिख लें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर ये आ गया, लेकिन यहाँ पे यूनिट क्या है? जूल है। तो जूल है तो इसका मतलब जूल 1 जूल बराबर कितना आएगा? इसको डिवाइड में ले आओ, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल अपॉन 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। कोई दिक्कत? ये उठा के रख दीजिए यहाँ पे, तो E बराबर आ गया 1.98 इंटू 10 टू पावर माइनस 25 इंटू बट्टे में जाएगा। ठीक, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हुआ? साथ में लैम्डा से। लैम्डा भी चल रहा है अभी, किसमें चल रहा है? मीटर के अंदर। लैम्डा किसमें है? मीटर में। लेकिन ज्यादातर लैम्डा किसमें रहता है? एंगस्ट्रम में, नैनोमीटर में, वहां रहता है। ये चीज में हमें पता होना चाहिए, पहले भी लिख चुका हूं मैं, दोबारा लिख दे रहा हूं। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर, एक नैनोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 9 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 6 मीटर एंड 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 3 मीटर होता है। इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो अभी लैम्डा किसमें चल रहा है? मीटर में। ज्यादातर दिया होता है एंगस्ट्रम के अंदर, तो मैं एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करता हूं। पहले इसकी कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं। E बराबर
तुम देखो इसको लगभग अगर मैं 2 मान लूं, क्या मान लूं 2, 2/1.6, तो ये बन गया 5/4 यानी 1.25, लेकिन ये 2 है नहीं इसलिए बन जाएगा 1.24 इंटू नियर अबाउट कैलकुलेशन कर रहा हूं 10 की पावर -25 और ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -6 बट्टा लैम्डा किसमें मीटर के अंदर इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी का फॉर्मूला बन गया मीटर के अंदर। समझ आई चीजें, इसमें बन गया मीटर के अंदर। क्लियर बातें? लेकिन हमें तो किसमें चाहिए, एंगस्ट्रॉम में चाहिए लैम्डा। तो तुम बताओ एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर, ठीक, 10 की पावर -10 मीटर। तो ऊपर नीचे में किससे मल्टीप्लाई कर दूं 10 की घात -4 से, तो E बराबर बन गया 1.2 गुणा 24 10 की पावर -6 गुणा 10 की पावर -4 अपॉन लैम्डा गुणा 10 की पावर -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 की पावर -4 से क्यों किया, ताकि ये 10 की पावर -10 बन जाए और हमें क्या मिल जाए, एंगस्ट्रॉम मिल जाए। क्लियर बात है? E बराबर, ठीक, E बराबर कितना हो गया 1.24, ये तो बन गया एंगस्ट्रॉम, ये ऊपर जाके इनटू 10⁴, ठीक, लैम्डा किसमें आ गया यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई करेंगे, E बराबर आ गया 12400 लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें पता होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता भी होगी। तो एनर्जी की वैल्यू आती है 12400, लैम्डा किसमें होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर बातें, नोट डाउन करें। ठीक, समझ आई चीजें? क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। तो ये हमारा किसमें निकल के आ गया, लैम्डा निकल के आ गया एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला लास्ट में, कि एनर्जी इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है और लैम्डा किसमें होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है। और कभी कभार ये नैनोमीटर में दे दिया जाता है, तो नैनोमीटर में हम जान चुके हैं 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पे एंगस्ट्रॉम बनाया था, उसी तरह 10 की पावर -3 से ऊपर नीचे गुणा कर देता तो एनर्जी निकल के आता 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर इनटू इलेक्ट्रॉन। ये यूनिट है नैनोमीटर, ठीक है। तो 1240 बटा लैम्डा किसमें, नैनोमीटर में इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ज्यादातर 99% केस में ये या ये दिया होता है, ज्यादातर ये दिया होता है, उससे कम चांसेस के हैं। फिर कोई अलग दिया गया होगा तो अपन वैल्यू से उसका आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? समझ आई इसमें, नोट डाउन करें। तो ये हमारी एनर्जी की बात हुई, समझ आई चीजें? तो ये किसकी बात हुई, ऊर्जा के बारे में बात हुई। ये दोनों सूत्र हमें याद होने चाहिए, आसान सूत्र है, पहले भी आप कर चुके होंगे। आप फोटोन के लिए अगला कॉन्सेप्ट है हमारा छोटा सा, फोटोन के लिए ऊर्जा व संवेग में संबंध। क्या पूछा जा रहा है, फोटोन के लिए ऊर्जा व संवेग में संबंध पूछा जा रहा है। क्लियर बात है? तो देखो E बराबर अपन ने पढ़ा h बाय लैम्डा एंड P बराबर पढ़ा h बाय लैम्डा। ये P बराबर होता है, ये एनर्जी बराबर होता है। h बटा लैम्डा की वैल्यू उठा के P रखिए, E बराबर निकल के आ गया P इंटू C, P बराबर आ गया E बटा C। समझ आई चीजें? तो ये संबंध होता है ऊर्जा और संवेग के बीच में, कैसे भी लिख सकते हैं अपन। समझ आई चीज, नोट डाउन करें। सारी चीजें आप केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं भैया, कोई नई चीज नहीं है। मैं उनको प्रूव करता जा रहा हूं, जो चीजें प्रूव करने लायक है। उसके बाद आती है फोटोन के गुणधर्म, फोटोन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। क्या क्या गुणधर्म, क्या क्या प्रॉपर्टीज रख के चलता है फोटोन, वो अपन देखने जा रहे हैं। देखो पहला, इसका रेस्ट मास 0 होता है। क्या होता है, रेस्ट मास 0 होता है। यह प्रकाश की चाल से चलता है।
किससे चलता है? प्रकाश की चाल से। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ आई चीजें? दूसरा, इसका रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब, रेस्ट का मतलब आराम, विराम द्रव्यमान कह सकते हो ये। विराम द्रव्यमान जब, यानी जब ये रुका हुआ हो, शून्य होता है, इसका रेस्ट मास क्या होता है? 0। यानी जब ये रुका हुआ आराम से, जैसे अपन किसी जगह रुके हुए हैं, उसी तरह अगर ये रुका हुआ तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? 0। लेकिन जब ये किसी स्पीड से भागने लगेगा तो इसका द्रव्यमान बढ़ता हुआ चला जाएगा। समझ आई चीजें? अगर ये किसी स्पीड के साथ मूव करने लगेगा तो इसका द्रव्यमान बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्लियर बात है? ये बात ध्यान रखें। अगर ये रुका हुआ है तो द्रव्यमान 0, अगर ये भागने लगेगा तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। क्लियर बात? तीसरा, वो कहीं काम आएगा, मैं बता दूंगा कैसे बढ़ेगा, नहीं काम आएगा तो कोई जरूरी नहीं है, अपने याद रखें। तीसरा ये होता है, इसका आवेश, या ये लिख लो, यह आवेश रहित कण होता है। यह आवेश रहित कण होता है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता। समझ आई इसने? आवेश रहित कण होता है। अगर इस पे आवेश नहीं है, अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाए तो बताओ इस पे फोर्स लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि फोर्स होता है Q × E, चार्ज गुणा इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज ही नहीं है तो फोर्स नहीं है। यह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में डिफ्लेक्ट नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र में डिफ्लेक्ट नहीं होता है, डिफ्लेक्ट नहीं होता है या मुड़ता नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा ही चलता हुआ चला जाता है। समझ आई चीजें? ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में डिफ्लेक्ट नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर बात है? एक गुणधर्म और होता है, ये 3-4 गुणधर्म होते हैं, ध्यान रखें, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वर्टिकल क्वेश्चन आते हैं ये इसमें से, डायरेक्ट कॉपी में से उठ के, इस चीज का ध्यान रखें। अगला गुणधर्म होता है कि फोटोन, फोटोन की ऊर्जा उसकी या उसके स्रोत की आवर्ती पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है, तथा यह माध्यम परिवर्तित होने पर परिवर्तित नहीं होती है। जो इसकी ऊर्जा होती है, इसकी ऊर्जा का क्या है, किस पे डिपेंड करती है? स्रोत की आवर्ती पर निर्भर करती है। अगर अपन ने माध्यम चेंज कर दिया तो ये माध्यम चेंज करने पर इसकी जो ऊर्जा है वो चेंज नहीं होगी। जैसे कि अपन पढ़ चुके हैं, ये कोई सरफेस है, ये कोई सतह है, यहां से लाइट आई तो इसका कुछ भाग तो क्या हो गया? अपवर्तित हो गया, कुछ भाग क्या हो गया? परावर्तित हो गया। इसकी चाल अगर v है, आवर्ती f है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, तो हमें पता है ये वाली तरंग जो परावर्तित हुई है ये तो वापस उसी माध्यम में चली गई, तो vf लैम्डा ही रहेगा। और जो दूसरे माध्यम में आई है तो इसकी चाल v1 हो जाएगी, कुछ तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो जाएगी, लैम्डा 1 हो जाएगी, लेकिन आवर्ती हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी। क्यों? क्योंकि आवर्ती किसका गुणधर्म होती है? स्रोत का गुणधर्म। अगर स्रोत परिवर्तित नहीं होगा तो आवर्ती चेंज नहीं होगी। और हमें ये भी पढ़ा था कि E बराबर h नहीं होता है, अगर ये चेंज नहीं हुआ तो ये भी चेंज नहीं होगा। समझ आई चीजें? तो इस चीज को ध्यान रखने। क्लियर बात है? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।